वेलकम टू आवर चैनल मेक बायोलॉजी इंटरेस्टिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में। ये पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट टर्न पे मैं पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दूंगी। आइए फिर देखते हैं हम। इंट्रोडक्शन। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है द इन्वेंशन ऑफ recombinant technology, the way in which genetic material from one organism is artificially introduced into the genome of an other organism and then replicated and expressed by that other organisms। जब आरडीटी में हम करते क्या हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम से हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में हम उस डीएनए को इंसर्ट करते हैं और उसे आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो एक्सप्रेस करता है, खुद रेप्लिकेट करता है और ख़ुद को एक्सप्रेस करता है। हार्बर्ट बायर और स्टैनले कोहेन ने इस टेक्निक को डेवलप किया था। उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को क्लोन करके फॉरेन सेल्स में देखा था। कुछ टूल्स होते हैं जिसका हम उपयोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं। फर्स्ट डिस्ट्रिक्शन एंजाइम, सेकंड पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड लाइगेज, फोर्थ वेक्टर्स, फिफ्थ कॉम्पिटेंट होस्ट। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर बिलोंग टू क्लास न्यूक्लियस एंजाइम विच हाइड्रोलाइज द न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए एंड आरएनए। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्लास न्यूक्लियस एंजाइम से बिलोंग करते हैं। ये जो है डीएनए और आरएनए को हाइड्रोलाइज करते हैं या कट करते हैं, इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मॉलिकुलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर। इसको हम मॉलिकुलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर भी कहते हैं। मॉलिकुलर सीजर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल को कट करते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, दे हाइड्रोलाइज द फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन विच कनेक्ट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन को कट करते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल में आप देखते होंगे कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एक 5 कार्बन शुगर होता है और फॉस्फोरिक एसिड होती है और नाइट्रोजन बेस ग्रुप होते हैं जो कि एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से अटैच होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके आपस में एक चेन बनाते हैं, इसको हम डीएनए चेन डीएनए या आरएनए चेन ये न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके बनी होती है और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होती है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसी बॉन्ड पे कट करते हैं और डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होती हैं। हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी टुडे we know more than 900 restriction enzyme that have been isolated from over 230 strain। प्रेजेंट टाइम में 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग आइसोलेट कर चुके हैं 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। इसे साइट और मोड ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जैसा कि एक्सोन्यूक्लियस वर्ड से ही क्लियर है, एक्सोन्यूक्लियस मतलब कि बाहर। फिर हम देखते हैं एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? किसी भी डीएनए को या तो एंड से रिमूव करता है या तो फर्स्ट पॉइंट से रिमूव करता है, जैसे सेकेंड पॉइंट में दिया है। दे हाइड्रोलाइज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट आइदर एट थर्ड प्राइम और फिफ्थ प्राइम एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है, इसमें हम देखते हैं थर्ड प्राइम, फिर हम लिखते हैं फिफ्थ प्राइम। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? आइदर थर्ड प्राइम पे कट करता है और आइदर फिफ्थ प्राइम पे कट करता है। यही बात यहाँ बोली जा रही है। एक्सोन्यूक्लियस आफ्टर इट्स हाइड्रोलिटिक रिएक्शन रिलीज इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड्स। एक इस एक्सोन्यूक्लियस से कट करने के बाद सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड जो है आपका वो रिएक्शन रिलीज होता है, क्योंकि एक ही साइड से कट करेगा तो एक ही न्यूक्लियोटाइड रिलीज होगा। फिर हम बात करते हैं इस फिगर में जैसा कि दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस की कट, एक्सोन्यूक्लियस कट किया, स्टार्टिंग पॉइंट पे कट किया, ये अलग हो गया, ठीक है।
एंडोन्यूक्लियस की कटिंग दी है। एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है, मिडिल में कट किया अलग हो गया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के पास से कट करता है। इसमें टू स्ट्रैंड, टू ओलिगोन्यूक्लियोटाइड अलग रिलीज होते हैं हाइड्रोलिटिक एक्शन के बाद। देखिए एक्सोन्यूक्लियस आर यूजुअली नॉन स्पेसिफिक। एक्सोन्यूक्लियस नॉन स्पेसिफिक होता है, जिसका एग्जांपल है स्नेक वेनम, एक्सोन्यूक्लियस 1 एंड एक्सोन्यूक्लियस 2। हम आते हैं सेकंड एंडोन्यूक्लियस पे। एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, एंडो, एंडो मीन्स कि अंदर। फिर हम देखते हैं एंडो न्यूक्लियस क्लीव्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट इंटरनल इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। जैसा कि बताया जा रहा है कि एंडोन्यूक्लियस जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, उस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करता है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। दे हाइड्रोलाइज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट। एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पॉइंट से जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को रिमूव करता है। एंडोन्यूक्लियस आफ्टर इट्स हाइड्रोलिटिक रिएक्शन रिलीज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन। एंडोन्यूक्लियस हाइड्रोलिटिक एक्शन के बाद ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चेन अलग होती है, क्योंकि ये आपने अभी मैंने बताया कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ऐसे कट लगाता है, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड्स रिलीज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड रिलीज होते हैं। ये सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके ही कट लगाते हैं, जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियस या S1 न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इको R1 बैम H1। फिर हम आते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एंडो एट द DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pair। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है किसी भी DNA मॉलिक्यूल में एक 6 पेयर के स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। दीज स्पेसिफिक बेस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उसी स्पेसिफिक बेस को हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। फिर हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम एंजाइम जानते हैं कि इको R1 है, बैम H1 है, तो क्यों हम इसे इको R1 ही कहते हैं, तो हम इसका नाम कैसे देते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम comes from the genus and second two letter are come from the species of the prokaryotic cell from which they were isolated। जैसा कि आप लोग जानते हैं एग्जांपल इको आर वन ई इज ई आपका इंडिकेट करता है एस्चेरिचिया CO कोलाई, और आर जो होता है ये उस स्ट्रेन को बताता, बैक्टीरिया के उस स्ट्रेन को बताता है जिससे हम इस एंजाइम को आइसोलेट करते हैं। और R1 वन जो है ये इंडिकेट करता है कि ये एंजाइम कौन से ऑर्डर में इसको खोजा गया था या आइसोलेट किया गया था बैक्टीरिया स्ट्रेन से। जैसा कि फिगर में दिया हुआ है रिकॉग्निशन साइट के बारे में, ये GCTAGC 5 प्राइम टू 3rd प्राइम पे है, 3rd प्राइम पे GCGATCG फिर 5 प्राइम। तो इसमें आप देखते हैं कि एरो बना हुआ है फिगर में। ये एरो क्या शो करता है, रिकॉग्निशन साइट, मतलब कि एंडोन्यूक्लियस आएगा, इस रिकॉग्निशन साइट के पास ही वो कट लगाएगा। फिर हम बात करते हैं पॉलीमरेज एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम। हमने PCR में देखा था कि हम पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम टेक पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करते थे, यहाँ पे भी हम पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़ करेंगे और लाइगेज एंजाइम का भी यूज़ करते हैं। लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है, लाइगेज एंजाइम का काम ये होता है कि सील करना। जब DNA इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद से उस चेन को सील करने का काम जो है वो लाइगेज एंजाइम करता है। हम इसमें यूज़ करते हैं RDT में DNA लाइगेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टर्मिनल ट्रांसक्रिप्टेज, न्यूक्लियस, DNA पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियस H, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। थर्ड हमारी ज़रूरत की चीज़ या की टूल्स क्या होती है, वो होती है वेक्टर्स। वेक्टर्स विच आर यूज इन RDT आर कॉल्ड क्लोनिंग वेक्टर्स। यहाँ RDT का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी।
Vectors which are used in RDT are called cloning vectors. A cloning vector is a small piece of DNA that can be stably maintained in an organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purpose. वेक्टर क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, डीएनए के स्मॉल पीस होते हैं जो कि स्टेबली मेंटेन करते हैं ऑर्गेनिज्म में, और उनमें हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो उसको एक्सप्रेस कर सकें, उसको रेप्लिकेट कर सकें, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट within bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA. प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में ये एबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट करते हैं और वो क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में नहीं होते हैं. द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर. कुछ फीचर्स होते हैं या हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं या कैरेक्टर होते हैं जो कि वेक्टर में होने, क्लोनिंग वेक्टर में होने चाहिए, इसको हम आरडीटी में यूज़ करें, अदरवाइज हम नहीं यूज़ कर सकते हैं उसको. इसमें पहला होता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, या हम ओरी कहते हैं. ओरी क्या होता है, ओरी ऐसी पॉइंट होती है जहाँ से हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं. जहाँ पे ये दिया हुआ है, दिस इज सीक्वेंस फ्रॉम वेयर replication starts, and any piece of DNA when linked to the sequence can be made to replicate within the host cell. ये होस्ट सेल में रेप्लिकेट को इनिशिएट करती है या स्टार्ट करती है. दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो ये सीक्वेंस जो है ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होती है कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए. लिंक डीएनए के कॉपी नंबर के लिए भी ये पॉइंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है. फिर सेकंड आता है सेलेक्टेबल मार्कर. सॉरी, ये गलती से 3 हो गया है, पर यहाँ पे सेकंड होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या दिया है, इन एडिशन टू ओरी द वेक्टर रिक्वायर अ सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेटिंग नॉट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेलेक्टिविटी परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ एन ट्रांसफॉर्मेंट्स. सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, किसी भी प्लाज्मेट में सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं. जैसे नॉर्मली अभी यहाँ पे यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक्स का, एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, इन सब को हम यूज़ करते हैं. वो जो है कि जो फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन डीएनए हम उसमें इंसर्ट कर रहे हैं वो किसी एक के लिए रेजिस्टेंस शो करता है और कोई इसको आइडेंटिफाई करता और एलिमिनेट करता है जो नॉन ट्रांसफॉर्मेट पार्ट होते हैं, और सेलेक्टिव पार्ट को जो है वो परमिट करता है फॉर ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स. नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, अभी मैंने बताया, सच एज एम्पिसिलिन है, फेनिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है और कैनामाइसिन है. फिर क्लोनिंग साइट है. क्लोनिंग साइट क्या होती है, अ क्लोनिंग साइट इज अ डीएनए रीजन विथ अ प्लाज्मिड दैट कंटेन अ यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट. रिस्ट्रिक्शन साइट वो साइट होती है जहाँ पे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है कट करता है. रिस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट आर टिपिकली यूनिक, अकरिंग ओनली वंस इन द गिवन प्लाज्मिड. एक प्लाज्मिड में सिर्फ एक ही क्लोनिंग साइट या रिकॉग्निशन साइट होती है. रिकॉग्निशन साइट से ही डीएनए आकर, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के कट करता है, जिससे कि हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं. फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की. जैसा कि एग्जाम्पल होता है आपका प्लाज्मिड वेक्टर. ए प्लाज्मिड वेक्टर इज ए स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल within a cell that is physiologically separated from chromosomal DNA and replicate independently. ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होता है किसी बैक्टीरिया सेल के अंदर जो कि है रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली. इट इज़ आइसोलेट, इसको हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं. ये सर्कुलर हो सकता है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरिया. Plasmid are usually small and contain additional genes which are useful in certain situation and condition. Plasmid जो होते हैं वो small are usually small and contain additional gene contain करते हैं जो कि सिर्फ सिचुएशन के साथ सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं. ये जेनेटिक जीन को कैरी नहीं करते हैं. फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्लाज्मिड वेक्टर.
ये फिगर में दिया ओरी है, एम्पिसिलिन है, और ये रिकॉग्निशन साइट है जहाँ पे हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करते हैं। प्लाज्मिक वेक्टर्स आर 1.23 कम के भी होना चाहिए, ओरी होनी चाहिए, और ये एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस होनी चाहिए। एक्सोजीनियस डीएनए कैन बी इंसर्टेड, ये वो एक्सोजीनियस डीएनए कैन बी इंसर्टेड इनटू द ब्रैकेटेड रीजन, इस ब्रैकेट रीजन में हम डीएनए इंसर्ट करते हैं। अगर आप सभी को अभी तक मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और प्लीज़ कमेंट करके आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू।